वेलकम टू एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम डेरिवेशन सेकंड वाला बताने वाले हैं, निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बताया है अक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। आज इस वीडियो में हम बताएंगे निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन। ठीक है, दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जा करके उस वीडियो को देख सकते हैं। चलते हैं इस टॉपिक पर और पढ़ते हैं। सबसे पहले बताते हैं, आपको ये फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर है आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। तो सबसे पहले इसमें हम आपको बताते हैं, देखिए ए माना, सबसे पहले थ्योरी लिखेंगे इसका कि माना ए बी वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी लंबाई 12 है। ठीक है, इनके मध्य आर दूरी पर, ठीक है, एक बिंदु क्या है, पी है। ठीक है, जहां तीव्रता हमें इसी पर ज्ञात करनी है। तो प्लस क्यू आवेश के कारण E1 और माइनस क्यू आवेश के कारण E2, तो इनके हम घटक बना लेते हैं। सबसे पहले अगर आप प्लस क्यू आवेश के कारण घटक बनाएंगे E1 का, तो E1 जैसा कि ये कर्ण है तो आपको पता है इनके पास में या इनके जो घटक होते हैं, जैसा कि अगर लंब है तो E1 साइन थीटा हो जाता है, और आधार है तो आपका E1 या कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो उससे जुड़ी हुई भुजा, ठीक है, जैसे आधार, तो आधार में हो जाएगा E1 कॉस थीटा और लंब में हो जाएगा E1 साइन थीटा। ठीक है, उसी तरह जब हम माइनस क्यू के E2 के घटक करेंगे तो उसमें हो जाएगा, जैसे कि इसके लंब वाली जो भुजा है वो ये वाली है, तो ये हो जाएगा E2 साइन थीटा, और इसकी जो आधार वाली भुजा है वो हो जाएगी E2 कॉस थीटा। जबकि आपको पता है कि E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा एक ही घटक है, इसलिए इनका जो परिणामी निकलेगा वो इन दोनों के योग के बराबर होता है, इसलिए इन दोनों के योग के बराबर निकलेगा हमारा परिणामी। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या होगी और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर क्या होगी। चलिए चलते हैं, तो निकालते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण। ठीक है, तो यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। प्लस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, के कारण बिंदु P पर, ठीक है, बिंदु P पर। तो जब बिंदु P पर निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई सैलम 0 के Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर रूट का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। क्योंकि आपने कूलाम का नियम पढ़ रखा है, इज इक्वल टू 1/4 पाई सैलम 0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पर सबसे पहले प्लस क्यू के कारण हो रहा है, तो प्लस क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्या है, ये है आपकी दूरी। ठीक है, आपको हमने दिखाया होगा या अभी दिखा देंगे। ठीक है, ये क्या है, दूरी है। ठीक है, अब निकालते हैं माइनस क्यू आवेश के कारण। तो माइनस क्यू आवेश के कारण वही बिंदु P पर, तो माइनस क्यू आवेश के कारण, ठीक है, तो बिंदु P पर डैडस आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा E2, तो E2 निकालेंगे तो E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई सैलम 0 के, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा Q अपॉन, यहाँ पर भी वही लिखा जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब निकालते हैं हम परिणामी तीव्रता। क्या निकालेंगे भैया, परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता का नंबर अब आ गया है। तो परिणामी तीव्रता हमने बोला था आपको कि जो कॉस थीटा है घटक, वो दोनों एक ही घटक हैं, यानी कौन कौन से, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, उन दोनों को ऐड करके ही हम परिणामी तीव्रता निकालेंगे। तो यहाँ पर परिणामी तीव्रता हो जाएगा E इज इक्वल टू, पहला हो जाएगा E1 कॉस थीटा प्लस, ठीक है, फिर हो जाएगा E2 कॉस थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे सबसे पहले, जैसे कि ऊपर थोड़ा खिसका लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले तो हम यहाँ पर करेंगे E1 प्लस E2 यानी कॉस थीटा को करेंगे हम कॉमन। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका जो आपने यहाँ पर दूरी आपने ले रखी थी, तो इनकी जो दूरी थी वो थी L अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, वो भी किस में थी, ठीक है, अंडर रूट में थी, तो यहाँ पर भी हम अंडर रूट लगा देंगे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। आई बात समझ में। अब आगे चलेंगे तो आगे हम यहाँ पर लिखेंगे, सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे E1 का मान। ठीक है, यहाँ पर E1 का मान लिख लेते हैं। चलिए देखिए, लिखेंगे 1/4 पाई, ठीक है, सैलम 0 के Q अपॉन E1 का मान ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और E2 का मान ये यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों के लिख देते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं,
तो जैसा कि हमने यहाँ पर मान रख दिया, E1 का मान रखा 1/4 सेलम 0 के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। जो मान यहाँ पर था वहाँ पर हमने E1 का रख दिया और E2 का रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉस थीटा की वैल्यू थी इतनी, अब यहीं पर कॉस थीटा की हमने वैल्यू रख दी एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का, ठीक है ना। होल स्क्वायर नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल यही फॉर्मूला इसका है, तो एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट लाइन में चलेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू क्यू अपॉन 4 साइलम 0 के। 2 कहाँ से आया आपको मालूम है ना, ये इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो 1 1 क्या हो जाएगा 2, तो क्यू अपॉन 4 साइलम 0 के, ठीक है। इसको हमने किया कॉमन, तो यहाँ पर हमने लिख दिया अगली लाइन से, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा तिरछा कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने लिखा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी साथ साथ इसको भी हमने कॉमन किया 1/4 साइलम 0 के को, जिसे 1 1 जोड़ लिया, यहाँ 2 हो गया, और क्यू अपॉन 4 साइलम 0 के आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट में, इसको भी हमने कॉमन किया है, ठीक है। अब यहाँ पर केवल क्या बचा, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो चलिए यहाँ ये लिख लेते हैं हम, एल अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, वो भी अंडर रूट में, ठीक है। अब यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे E इज इक्वल टू, अब हो जाएगा 1/4 साइलम 0 के, ठीक है। चूँकि Q इंटू 2L, ये Q है 2L है, ठीक है। तो आपको मालूम था, यहाँ पर हम बता देते हैं आपको कि आपको पता है P इज इक्वल टू Q इंटू 2L होता है, क्यों, फॉर्मूला हमने पहले बता दिया था। तो ये Q इंटू 2L है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, P लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा P अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल क्यूब। होल क्यूब क्यों हुआ, क्योंकि ये 1 है ये 2 है, तो 2 और 1 क्या हो जाएंगे, क्यूब हो जाएंगे, 1 2 घात ये 1 घात वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या बचेगा कि फॉर्मूला बचेगा E इज इक्वल टू 1/4 साइलम 0 के, ठीक है, P अपॉन यहाँ हो जाएगा आर स्क्वायर, ठीक है, इंटू 3/2, इंटू क्या हो जाएगा 3/2, 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला बचेगा वो फॉर्मूला होगा आपका E इज इक्वल टू 1/4 साइलम 0 के P अपॉन आर क्यूब, क्या हो जाएगा P अपॉन आर क्यूब, और यही है निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला निकला E इज इक्वल टू 1/4 साइलम 0 के P अपॉन आर क्यूब, ठीक है। क्या प्रोसेस था इसका पहले से लेकर के अंत तक, एकदम सिंपल था। आप इसको नोट्स में लिख लीजिए और अच्छे से इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए, ताकि आपके और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक डेरिवेशन को कम से कम आप 5 बार लगाइए, तब जा करके आपके समझ में अच्छे से आएगा, ठीक है। तो ये भी ठीक निरक्षीय की तरह था, बस थोड़ा सा समझना था और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये था आपका डेरिवेशन, और डेरिवेशन का जो मेन फॉर्मूला था वो आपका ये है, E इज इक्वल टू 1/4 साइलम 0 के P अपॉन आर क्यूब। एक सिंपल सा आपको ट्रिक बताते हैं, जब आप 2 डेरिवेशन को मतलब तैयार करेंगे, तो एक तैयार करेंगे अच्छी स्थिति का और दूसरा तैयार करेंगे आपने निरक्षीय स्थिति का, चूँकि दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कैसे आप फॉर्मूले इनकी याद कर सकते हैं, देखिए अच्छी कोई चीज़ अच्छी होती है तो आपको ज़्यादा पसंद होती है, तो इसलिए वहाँ पर है 2P अपॉन आर क्यूब, ध्यान रखिएगा। और जो चीज़ आपको कम पसंद होती है, कम अच्छी लगती है, उसकी वैल्यू भी कम होती है, यानी नॉर्मल P अपॉन आर क्यूब। तो ऐसे याद कर लीजिए, आपकी कोई चीज़ अच्छी है तो अच्छी डेरिवेशन लगा रहे हैं तो 2P अपॉन आर क्यूब, और अच्छी लगा रहे हैं तो P अपॉन आर क्यूब, ठीक है। तो ये था बेसिक जो हमने आपको बता दिया है। सो आज के वीडियो में ये डेरिवेशन बहुत ही मायने था, तो आप अगर इससे पहले वाले डेरिवेशन नहीं देखा है तो आप देख ले, ठीक है। दोनों डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।